देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जॉब की तलाश में अब मैं काफ़ी घूम चुका था, लेकिन साली किस्मत ही ख़राब थी जो इतनी जगह चक्कर काटने के बाद भी मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। उस दिन भी मैं एक गांव गया हुआ था जहां पर मुझे जॉब के बारे में इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू असफल रहा और मैं एक बार फिर से नाराज़ होकर घर के लिए निकलने लगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि पिछले वाले लोगों में काफ़ी कम लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिस कारण मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मुझे एक रात के लिए वहीं पर रोका गया और उस दिन मुझे पूरी जानकारी दे दी गई कि जॉब किस तरह से करनी है, ऑफिस के खुलने का समय और ऑफिस कब बंद होने तक का समय। सारी जानकारी मेरे दिमाग में भर दी गई, यानी कि अब ऑफिस के बारे में सारी जानकारी मेरे दिमाग में मौजूद थी। और फिर दूसरे दिन मुझे 3 दिन का रेस्ट मिला और उसके बाद सारा सामान लेकर मुझे फिर से पहुंचना था। यानी कि 3 दिन हम अपना सारा सामान लेकर वापस से इस गांव में पहुंच जाते जहां पर मेरी जॉब लगी हुई थी। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक होने के कारण मुझे इस जॉब से ज़्यादा एतराज़ भी नहीं था। और फिर मैंने इस जॉब को करने के लिए अपने आप को एग्री कर दिया गया। दूसरे दिन मैं स्टेशन पर पहुंचा और अपने घर के लिए निकलने लगा। मैं रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन बहुत लेट है और यहाँ की आखिरी ट्रेन वही होने वाली है, तो मुझे स्टेशन पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करना होगा। और जब मैंने समय की जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वो ट्रेन स्टेशन पर पहुँचेगी और इस वक्त शाम के 3:30 बज रहे थे। ऐसे में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी होने लगी, क्योंकि इतनी देर स्टेशन पर रुकना मेरे लिए बहुत कठिन था और यहाँ से कोई बस भी डायरेक्ट मेरे गांव नहीं जाती। ऐसे में मेरे लिए कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ ऑटो ड्राइवर हैं जो मुझे एक बस स्टैंड तक पहुँचा देंगे, और वो बस स्टैंड खासकर मेरे गांव के लिए ही बना है। इस बात का पता मुझे तब चला जब विनोद नाम के एक आदमी ने मुझे एक रेलवे स्टेशन पर इस बारे में बताया था। इतना सब सुनने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकल गया और स्टेशन से निकलने के बाद मैं वापस चल पड़ा ऑटो रिक्शा स्टैंड पर। जब मैं ऑटो रिक्शा स्टैंड पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी सारी ऑटो खड़ी हुई नज़र आ रही थी। वैसे तो वहाँ पर काफ़ी ऑटो नज़र आ रहे थे, लेकिन जब मैंने उनमें से काफ़ी से बात की तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। दरअसल उनका मानना था कि वो उस जगह पर जाने से कतराते हैं और कुछ का कहना था कि वो यहाँ से 62 किलोमीटर है। ऐसे में उनका वहाँ पर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें अपने घर भी जाना है और वहाँ से लौटते लौटते काफ़ी वक्त बीत जाएगा। मैं भी अपनी किस्मत को कोसने लगा कि क्यों मैं यहाँ पर आ गया। इससे अच्छा था कि मैं स्टेशन पर बैठकर रात के 1:30 बजे से गुजरने वाली ट्रेन में ही सवार हो जाता, तो मुझे इतना सुनना ही नहीं पड़ता। खैर, उस समय मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और फिर मैं एक और ऑटो वाले के पास पहुँचा। तो मैंने अपने ही अंदर सोचा कि ये मेरा लास्ट चांस होगा, और अगर ये नहीं माना तो फिर मैं वापस से स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा। और रेलवे स्टेशन यहाँ से थोड़ी दूर पर है, पैदल चलना बर्दाश्त होगा, लेकिन यहाँ मुझसे अब माथा पीछी नहीं होने वाली थी। इस बार मैं उस लास्ट ऑटो ड्राइवर के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, मुझे सरानो बस स्टैंड के लिए जाना है, अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऑटो ड्राइवर झट से उठा और बोला, लगता है सब ने तुम्हें मना कर दिया है और आखिर बाद में लोग मेरे पास ही आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे डबल पैसे लगेंगे। एक बात तो मेरे समझ से बाहर थी, वो ये थी कि आखिर लोग उस बस स्टैंड के लिए क्यों नहीं जाना चाहते। और मैंने बाकी ऑटो ड्राइवर को पहले ही कहा था कि मुझसे डबल किराया ले लेना, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो मेरे साथ जा सके। सच में मुझे हैरान कर रहा था। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, उस जगह में ऐसी क्या खोट है कि बाकी सभी ड्राइवर उस बस स्टैंड पर जाने से घबरा रहे हैं। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, सारी बातें एक इंसान को जानना ज़रूरी नहीं होती, अगर आपको चलना है तो बैठ जाइए। तभी मैंने सोचा कि अगर ये बंदा मुझे सही सलामत बस स्टैंड के लिए छोड़ देगा तो फिर आखिर क्यों मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना। मैं यहीं से उस बस स्टैंड के लिए निकल जाता हूँ, बाकी का देखा जाएगा। फिर मेरे मन को एक तसल्ली मिली और उसके बाद मैं ऑटो के अंदर बैठ गया और फिर ऑटो स्टार्ट हुई और हम दोनों निकल पड़े। ऑटो में बैठते उस आदमी ने कहा, अरे भैया, आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया कि मेरा नाम आमिर है और मैं जॉब की तलाश में आया था। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप यहाँ पर नए हैं?
तभी मैंने उस ऑटो ड्राइवर को थोड़ा इग्नोर किया और अपना मोबाइल चलाने लगा। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं इसमें सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि अब मोबाइल में भी मन नहीं लग रहा था और ऊपर से नेटवर्क इशू भी दिमाग खराब करने में लगा था। इसी बीच ऑटो चला रहे ड्राइवर ने कहा, वैसे आप इस रास्ते के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, वरना यहाँ आने की जरा भी हिम्मत नहीं करते आप। इस बात ने मुझे थोड़ा ताज्जुब कर दिया। मैं बहुत धीरे से बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए। क्योंकि काफ़ी देर से एक तो उसका व्यवहार और ऊपर से उसकी वो अटपटी बातें मेरे दिल में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। उसने बीच में ही बातों को काटते कहा, अरे आपने बताया नहीं आपकी जॉब लगी या फिर नहीं? पर इसी तरह मैं उससे नॉर्मल बातें करने लगा। धीरे धीरे मुझे भी एहसास हो रहा था कि ये ऑटो ड्राइवर उतना भी सख्त नहीं है जितना मैंने सोचा था। हंसते मुस्कुराते काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच चर्चा होती रही। अचानक उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, भाई साहब अब आप कस कर बैठ जाना, और हाँ, तूफान के आने से पहले का सन्नाटा टूट चुका है और आपको जो भी दृश्य दिखाई देंगे आप उन पर ज़रा भी गौर मत करना। और हाँ, आज से किसी को भी घूर कर मत देखना, वरना हम दोनों की लाशें यहीं पर दफना दी जाएंगी। मात्र उसकी बातों से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तक मेरा गला सूखने लगा। तभी मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, आपके पास पानी है क्या भैया? उसने पानी की बोतल मेरे हाथ में थमा दी। तभी मैंने देखा कि ऑटो के जस्ट सामने एक बहुत ही छोटा और मासूम सा बच्चा आ गया, जो कि सड़क के बीचों बीच बैठकर रो रहा था। मैं उस बच्चे को देखकर थोड़ा पिघल गया, लेकिन उस मनोज ड्राइवर ने उस छोटे और मासूम से बच्चे को एकदम से कुचल दिया। ये देखकर मेरा पारा चढ़ने लगा और मैं गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम्हें दिखता नहीं है? और मेरी बात का जवाब देते हुए उस ड्राइवर ने कहा, भाई साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एक बार आप इसे पीछे मुड़कर देखिए। तभी मैं पीछे मुड़ा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल वो बच्चा सड़क पर बैठा हुआ था और अब उसकी आकृति पहले से काफ़ी बड़ी होने लगी और उसका चेहरा हमारी तरफ घुमा हुआ था और उसकी वो लाल लाल आंखें जिनके अंदर से खून निकल रहा था। ये सब इतना डरावना नज़ारा था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी एक छोटी सी मुस्कान लिए ड्राइव करना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, लगता है आज मेरी मौत पक्की है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डर के मारे मर जाऊंगा। सब कुछ खामोश था, वो ड्राइवर भी चुप था और ऑटो की स्पीड अब धीरे होने लगी। स्लो स्पीड में चल रही ऑटो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो खतरा टल चुका है और अब हम सलामत हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। उस ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लो, और हाँ, गलती से भी आंख मत खोलना, ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जितना बोल रहा हूँ उतना करो, वरना तुम्हारी लाश को यहाँ के कीड़े मकोड़े काट जाएंगे। उस आदमी ने जैसे ही कहा वैसे ही मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ डाल लिए। मुझे ऑटो के करीब से गुजरने वाली जोरदार हवा का एहसास हो रहा था कि ऑटो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गुजर रही है। फिर पता नहीं कैसे मेरी आंख में बहुत ज़ोर से जलन होने लगी और ये जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपनी आंख खोलने से खुद को नहीं रोक पाया। और जैसे ही मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मैंने देखा कि ऑटो के उस बगल वाली सीट पर एक महिला अपने हाथ में हड्डी लिए उसे काटने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही मैं चिल्लाया तो वो वहाँ से हवा में धुआं हो गई। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, खून से लहूलुहान चेहरा, उसके दांत जो जबड़े को फाड़कर बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखों की वो बहुत तेज तर्रार रोशनी। शायद उसी रोशनी ने मुझे अपनी आंख खोलने पर मजबूर कर दिया था। अब उस ऑटो का माहौल अजीब होने लगा। उसके अंदर अब मेरा जी घुटने लगा और मेरे पूरे बदन में अब दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे खून की नसों को बंद कर दिया हो। पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा और फिर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैंने बोला था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आंख मत खोलना। लेकिन तुमने तो अपनी मौत को चुना। शायद अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह उस बस स्टैंड तक तो पहुंचा दूंगा। अब उस भयानक रास्ते को चीरकर ऑटो बस स्टैंड के पास पहुंची। बस स्टैंड के बगल में शायद एक राशन पानी की दुकान थी। उसके पास किसी भिखारी की तरह मुझे पटक दिया गया। मैं उस दुकान के एकदम पास गिर पड़ा और नीचे गिरते ही मैंने देखा कि मेरी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब मेरा पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया था। उस ऑटो ड्राइवर ने बताया था कि अगर वो 9 बजे से पहले वो नहीं निकल पाया तो वो काली ताकतें उसे भी वहीं पर
मार डालेंगी। शायद अपनी जान बचाने के लिए वो तो वहाँ से निकल गया। मैं अभी भी सड़क के किनारे उस दुकान के सामने वहीं पर नीचे पड़ा था और मैं अपने घुटनों के बल सड़क से हटा और सड़क के किनारे लेट गया और फिर अचानक ही खून की उल्टियाँ होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये मेरी आखिरी सांसें हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत और इत्तेफाक दोनों उसका साथ दे तो यमराज भी इंसान का कुछ अहित नहीं कर सकता। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुझे लाइट पड़ती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा उस बस स्टैंड के पास कोई मौजूद है। लेकिन तब तक मेरी आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई। एक बार के लिए जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी की गोद में लेटा हुआ हूँ और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उसके दांत लंबे लंबे हैं और मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। फिर जाकर मेरी आंख एक बार फिर बंद हो गई। करीबन 20 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर मेरे चेहरे पर हल्की हल्की पानी की बूंदें गिरने लगी और जब फिर मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर वालों के बीच लेटा हुआ था। मेरी मम्मी ने बताया कि मैं तकरीबन 6 महीने से कोमा में था और मेरे साथ बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन घर वाले जिस बीमारी को एक्सीडेंट समझ रहे थे, असल में वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि काली शक्तियों की माया थी। फिर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो घर वालों के जहन में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। सारे इतने ज़्यादा खुश थे मानो उन्होंने पूरी दुनिया को पा लिया हो। तभी डॉक्टर ने बताया कि मेरा बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन शायद भगवान को भी मेरी मौत मंजूर नहीं थी और उन्होंने मुझे एक और जीवन दान दिया। दोस्तों, इस भयानक घटना के बाद मैं भूत प्रेत से इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मेरे जहन में इनका नाम आते ही दहशत के काले बादल मंडराने लगते हैं। बार बार मैं इन चीज़ों के बारे में सोचकर अपने आप को हताश नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।